हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार रमन किरण भारतीय राज्य व्यवस्था के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा आज का अध्ययन बिंदु है मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का निर्माण किस प्रकार होता है, मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, इसके संबंध में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जब भारतीय संविधान बना तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका होने के कारण एक वास्तविक प्रधान होता है और एक नाममात्र का प्रधान होता है, एक वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान होता है। नाममात्र का प्रधान या औपचारिक प्रधान जिसे कहते हैं, औपचारिक प्रधान जिसे कहते हैं, वह हमारे देश में राष्ट्रपति हैं और वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद है। लेकिन धीरे धीरे समय करके इसमें मंत्रिपरिषद के अधिकार का अधिकाधिक प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाने लगा। भारतीय संविधान में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति ऐसे अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह पर पुनर्विचार की अपेक्षा करेगा। यदि वह राष्ट्रपति को लगता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तो वह मंत्रिपरिषद से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस पर पुनर्विचार करे। परंतु यदि पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह, यदि कोई सलाह दी जाती है मंत्रिपरिषद के द्वारा तो उसके अनुसार उसे कार्य करना पड़ेगा। यह हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कोई भी निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यहाँ संवैधानिक व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है कि प्रधानमंत्री के निर्णय को ही मंत्रिपरिषद, बल्कि मंत्रिपरिषद यहाँ सामूहिक नेतृत्व की भावना है। सामूहिक नेतृत्व के अनुसार ही राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जब हम वास्तविक धरातल पर देखते हैं, व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री ज्यादा शक्तिशाली होता है। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही मंत्रिपरिषद निर्णय लेता है, प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही मंत्रिपरिषद निर्णय करता है और उस इच्छा के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करता है। दूसरी व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर करेगा। यह अनुच्छेद 75 में व्यवस्था दी गई। अनुच्छेद 74 में व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति को सहायता में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 यह व्यवस्था देती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। लेकिन जब किसी लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है तो उस समय प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति को किसी प्रकार का कोई ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। दिक्कत तब होती है जब किसी व्यक्ति को, किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो वैसी अवस्था में वह जो बहुमत साबित कर दे, एक प्रथा चली थी कि सबसे बड़े दल के, संसदीय दल के नेता को आमंत्रित की जाती थी। जैसे 1978 में
या फिर 1989 में, 1992 में के चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव को, फिर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को, उसके पश्चात जितने भी सबसे बड़े दल के नेता होते थे उनको आमंत्रित करने की प्रथा थी। लेकिन 1998 1999 से यह प्रथा चलने लगी कि जो बहुमत साबित कर सकेगा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति गठबंधन के दल को बुलाने की प्रथा बना ली गई। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री के सहित, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा। यह व्यवस्था दी गई कि 15% से अधिक नहीं होगा, अर्थात मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी, मंत्रिपरिषद का जो कार्य होगा, वह पहले बहुत बड़ा मंत्रिपरिषद बना दी जाती थी। बड़े मंत्रिपरिषद के गठन के कारण जब ज्यादा मंत्रिपरिषद ज्यादा बड़ा हो जाता था तो उसकी संख्या नियत करने के लिए 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी संख्या नियत की गई और मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वह लोकसभा के सदस्यों के कुल 15% से अधिक नहीं होगा। इसमें तीन तरह के मंत्री तीन तरह के होते हैं। एक है पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। तीन तरह का मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह वैसे दलीय नेता को जिनका उस राजनीतिक दल में बहुत ज्यादा हैसियत होती है, ज्यादा पकड़ होती है, ज्यादा वरिष्ठ होते हैं, उन्हें कैबिनेट स्तर का मंत्री नियुक्त किया जाता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, अपने विभाग के ये अध्यक्ष होते हैं और इन्हीं के द्वारा उस विभाग की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाती है। दूसरा जो मंत्री है यह बड़ी ही प्रभावशाली होते हैं, इनका कुछ लंबा एक्सपीरियंस होता है, दल में पकड़ मजबूत होती है, जनता पर प्रभाव अच्छा होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, देश की राजनीति में इनकी अलग पहचान होती है, इसीलिए इन्हें कैबिनेट स्तर का मंत्री नियुक्त किया जाता है। इनकी संख्या लगभग प्रत्येक मंत्रिमंडल में 20 से 25 की संख्या में ये होते हैं। दूसरे जो मंत्री होते हैं वह है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं, एक है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और दूसरा है राज्य मंत्री। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं उनके डिपार्टमेंट में कैबिनेट स्तर के मंत्री नहीं होते, इन्हें यह अपने विभाग के भी सर्वा होते हैं, लेकिन इनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री से थोड़ी नीचे होती है, इसलिए राज्य मंत्री इन्हें स्वतंत्र प्रभार दे दी जाती है। और राज्य मंत्री जो होते हैं, जो स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं होते, वो कैबिनेट मंत्री के अधीनस्थ होते हैं। कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए कैबिनेट मंत्री
के साथ कंधे से कंधे मिलाकर विभाग को चलाने के लिए राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तीसरा है उप मंत्री। इन तीनों की नियुक्ति हेतु इन दोनों को सहायता करने के लिए उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। उप मंत्री सभी को मिलाकर मंत्रिपरिषद, सभी को मिलाकर इसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। प्रायः मंत्रिपरिषद की जो योग्यता है वो क्या है? मंत्रिपरिषद जो होता है वह जो लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य होता है उसे मंत्रिपरिषद में नियुक्ति की जाती है। लेकिन यदि कोई सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य नहीं है तो उसके बावजूद भी उसे सदस्य के रूप में मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन उसे अपनी नियुक्ति के 6 मास के भीतर, 6 मास के भीतर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण कर लेनी पड़ती है। यदि वह संसद के सदस्यता ग्रहण करने में विफल हो जाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ता है। लेकिन चूंकि इसमें कोई व्यवस्था नहीं दी गई, संविधान में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी गई थी कि कोई व्यक्ति एक लोकसभा के कार्यकाल में कितने बार मंत्री बन सकता है, तो फिर से इस व्यवस्था का राजनीतिक दलों ने दुरुपयोग करने लगा। कोई व्यक्ति फिर से 6 महीने के बाद इस्तीफा देकर पुनः मंत्री का पद धारण कर लेता था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में यह व्यवस्था दी कि एक लोकसभा में जिसका गठन किया गया है, कोई व्यक्ति एक ही बार मंत्री का पद धारण करेगा। यदि 6 मास के भीतर बीत जाने के बाद वह पद अगर संसद की सदस्यता नहीं ले पाता तो उसके पश्चात वह मंत्री पद नहीं लेगा। वह मंत्री पद पर तभी नियुक्ति हो सकती है जब वह व्यक्ति संसद की सदस्यता ग्रहण कर लिया हो। यह इसकी योग्यता है। कार्यकाल मुख्य रूप से लोकसभा में जब तक विश्वास मत हासिल होता है तब तक मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है। लोकसभा में जैसे ही विश्वास मत सरकार खो देती है, मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है। प्रधानमंत्री यदि चाहे तो किसी को बर्खास्त कर सकता है, यदि कोई या इस्तीफा देने को कह सकता है। यदि वह मंत्री इस्तीफा देने से इनकार कर देता है तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा सौंपकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकता है। फिर से वह अपने मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर मंत्री जो है वह प्रधानमंत्री की कृपा पर निर्भर है। प्रधानमंत्री जब चाहता है उन्हें नियुक्त करता है, जब चाहता है उन्हें हटा देता है। प्रधानमंत्री की कृपा मात्र से ही कोई व्यक्ति जब तक प्रधानमंत्री को उस पर विश्वास है वह मंत्रिपरिषद में रह सकता है। जैसे ही अविश्वास हो जाता है, जैसे ही उसे संदेह होने लगता है प्रधानमंत्री को, वह मंत्रिपरिषद से इन्हें हटा देता है। मंत्रिमंडलात्मक शासन के लक्षण। भारत की जो व्यवस्था देखी जा रही है वह मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली की ओर चलती जा रही है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर है। यह क्या अंतर है? क्योंकि मंत्रिपरिषद में बहुत बड़ा होता है। अगर लोकसभा के 15% भी मान लिया जाए तो 80-81 की संख्या में आता है। इस कारण जो शासन व्यवस्था को चलाने में काफी कठिनाई होती है, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली जो है वह सारे निर्णय
मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। मंत्रिपरिषद की बैठक बहुत कम ही बुलाई जाती है। मंत्रिमंडल ही वह क्या है कि मंत्रिमंडल ही किसी अधि पर निर्णय लेती है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की अपेक्षा छोटी संस्था है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री या जो राज्य मंत्री जो सीनियर है, स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, वही भाग लेते हैं। इसी के अनुसार सारे निर्णय ली जाती है। मंत्रिपरिषद ज्यादा बड़ा है। प्रत्येक मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के सारे सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, वहाँ इसकी बैठक प्राय बहुत कम ही बुलाई जाती है। मंत्रिपरिषद का प्रायः बैठक मंत्रिमंडल की ही होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शासन सत्ता में भागीदारी है वह मंत्रिमंडल की ज्यादा है। मंत्रिमंडल ज्यादा एक्टिव रहती है। मंत्रिमंडल ही शासन व्यवस्था का संचालन करती है। मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली के जो लक्षण है वह है, पहला है दोहरी शासन व्यवस्था। मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली में दो तरह की व्यवस्था होती है। यहाँ पहली व्यवस्था है दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था एक नामात्र का प्रधान होता है, दूसरा औपचारिक प्रधान होता है, दूसरा है राजनीतिक एकता। इन लोगों में राजनीतिक एकता पाई जाती है। जो दल होते हैं, दल के एक साझा उद्देश्य होता है। उन साझा उद्देश्य जो मैनिफेस्टो होता है, उस मैनिफेस्टो को काम पूरा करने के लिए संपूर्ण दल उसी दिशा में काम करता है। संपूर्ण दल के जो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य हैं, जो उस अपनी राजनीतिक एकता या जो अपना उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी लोग अपने दल के मैनिफेस्टो के अनुसार सभी मंत्रिपरिषद कार्य करता है। तीसरा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का कुशल नेतृत्व में ही यह व्यवस्था कार्य करती है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व जितना ही सफल होगा, वह शासन व्यवस्था उतनी ही अच्छी मानी जाती है। आगे है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। एक साथ मरेंगे, एक साथ जिएंगे। जैसे ही सरकार विश्वास मत खो देती है, सारा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। और जैसे ही किसी दल को बहुमत प्राप्त होता है, संपूर्ण लोग मिलकर सरकार का गठन करते हैं। पद तथा गोपनीयता का शपथ लेते हैं। पद और गोपनीयता का शपथ लेने के कारण अपनी गोपनीय ढंग से भी शासन प्रणाली चलाते हैं। मंत्रिमंडलात्मक शासन की जो सबसे बड़ी विशेषता है, विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। जो विधायिका का सदस्य होता है वही कार्यपालिका में भाग लेता है, वही मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। यदि संसद की सदस्यता नहीं है तो वह व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा उस मंत्रिपरिषद में नहीं रह सकता, उसे इस्तीफा देना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था हमारे देश में बहुत सुचारू रूप से आज 1950 से जो लगातार चलती आ रही है, निर्बाध गति से आगे बढ़ रही है। मंत्रिमंडलात्मक शासन के कार्य क्या हैं? पहला है राष्ट्रीय नीति का निर्माण। जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति का निर्माण वह मंत्रिपरिषद ही करता है। कार्यपालिका का नियंत्रण, जो भी कार्यपालिका संबंधी संपूर्ण कार्य होते हैं, इन्हीं के द्वारा की जाती है। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, जो नौकरशाह होता है, उसको केवल इम्प्लीमेंट करती है, उसे लागू करती है। लेकिन सारे निर्णय मंत्री स्तर पर, मंत्रिमंडल स्तर पर ही लिए जाते हैं। सारी नियुक्तियां मंत्रिमंडल द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति उस पर से मोहर लगाता है। विधायी कार्य, जितने भी विधायी कार्य हैं, कौन से भेजना है, कौन से विधेयक को पास करना है, किस विधेयक को रोकना है, ये सारे कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। वैदेशिक संबंधों पर भी निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही वैदेशिक संबंधों पर भी निर्णय ली जाती है। उस पर भी नियंत्रण होता है, कैसे किसके साथ समझौता करना है। यह मंत्रिमंडल बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। यह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही हमारी संपूर्ण शासन व्यवस्था कार्य करती है। और
एक सुदृढ़ शासन प्रणाली हमें प्रदान करती है।